27 मार्च 2023 को हुई। और फिर उसके बाद हमने कहा कि जितने भी इसके मेंबर्स होंगे, फाउंडर मेंबर्स होंगे, वो हरिद्वार में आके, आज जैसे हम आए फिजिकली यहाँ बैठ के इस पार्टी की घोषणा करेंगे। तो मान के ये चलिए कि फिजिकल घोषणा आज ही इस पार्टी की हो रही है। और आप सबके साथ मिलकर आप सब लोगों की ताकत के साथ यहाँ खड़े होकर आप मैं कह सकता हूँ कि भारत में सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म की रक्षा हेतु आज एकम सनातन भारत दल एक पॉलिटिकल एक्टिविटी गोज लाइव नाउ। 2024 मार्च, अप्रैल, मई हमारा पहला युद्ध है। नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, एकम सनातन भारत दल सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म रक्षा हेतु 2024 के चुनाव में अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री अपने कैंडिडेट उतारेगा और बहुत मजबूती से 2024 के चुनाव लड़ेगा। आज तो डींगे हाँकते हैं ताकि मेंटल पैरालिसिस हो जाए, आपकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाए। आप क्रिटिसिज्म तो करें, आप पीड़ित तो हो, लेकिन जब सॉल्यूशन की बात आए तो फिर आपसे पूछे विकल्प क्या है? विकल्प क्या है? आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या विकल्प है? क्या विकल्प है? एकम सनातन भारतवर्ष के सामने क्या विकल्प है? एकम सनातन भारत दल एक नया विकल्प है और इस विकल्प को 2024 की मजबूती से उठाते नॉर्थ टू साउथ की सनातन के संरक्षण हेतु हम ताकतवर तरीके से उतरेंगे। बहुत बार आपने मेरे टीवी इंटरव्यूज में, यूट्यूब पे एकम सनातन भारत दल के सत्य सिद्धांतों के बारे में बोलते हुए सुना, लेकिन आज ये आवश्यक कि उन सिद्धांतों को डिटेल में आज मैं यहाँ इलैबोरेटली उस पर बात करूं। आज मीडिया के लोग सामने हैं, पूरा देश हमें सुन रहा है, आज नहीं सुन रहा है तो वीडियो के माध्यम से आने वाले कुछ समय में सुनेगा। तो ऑन रिकॉर्ड ये सब चीजें लाना बहुत आवश्यक है। एकम सनातन भारत दल के सप्त सिद्धांत ही मुझे लगता है कि ऐसे वो कोर नॉन नेगोशिएबल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिनसे जुड़ के आप हजारों की संख्या में आज यहां पे आए। एक विचार जुड़ के आप सब हजारों की संख्या में यहां पे आए हैं। और जैसा कि मेरे से पहले भी संदीप जी ने कहा कि ये ऐतिहासिक क्षण, मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसका पहला अधिवेशन, और जब हम सब लोग व्यक्तिगत तौर से एक दूसरे को जानते नहीं, इतनी भारी संख्या में संपन्न हुआ होगा और जिसमें साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, मध्य भारत, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया सब जगह से रिप्रेजेंटेशन होगी। ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं हम सब। तो मैं इसीलिए पार्टी के सब सिद्धांतों पे है, राजनीतिक पार्टी है, बात पॉलिटिकल होगी। 2024 का चुनाव है, बात पॉलिटिकल होगी। सब सिद्धांत जो हमारे हैं, जो हर एक भारतवासी के हृदय की, आत्मा की आवाज है, उन्हें हमने सब सिद्धांतों में पिरोने का प्रयास किया है। और ऐसा भी नहीं है कि सब सिद्धांतों में कुछ और जोड़ा नहीं जा सकता। दूसरा हमारा सेशन जो है उसमें चर्चा में कोई अच्छा विचार आ जाएगा तो बिल्कुल इसमें जोड़ा जाएगा। एवर इवॉल्विंग है, आपको ये जानकारी भी है कि कुछ दिन पहले हमने कुछ इसमें अमेंडमेंट की थी, कुछ एडिशंस की थी और इसे एनहांस किया। देखिए, सप्त सिद्धांत एकम सनातन भारत दल का पहला, भारतवर्ष की सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी माइनॉरिटी नहीं है। हमने कहा कि संविधान में संशोधन कर केवल 5% से कम जनसंख्या वाले समाज को ही अल्पसंख्यक होने का दर्जा मिलेगा। अल्पसंख्यक एज अ कॉन्सेप्ट, माइनॉरिटी एज अ कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उस पे हमारे पास पब्लिक डोमेन में है, वो बात साफ। बात पॉलिटिकल है, संघर्ष कैसे हो। पहला पड़ाव क्या हो? पहले पड़ाव में आप सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी को, जो पिछले 70 वर्ष से इलीगल तरीके से सबवर्सिव एक्टिविटीज करने के लिए माइनॉरिटी स्टेटस का इस्तेमाल कर रही है, उससे बिगिन करेंगे।
सनातन धर्म, उन्हें जोड़ के आगे चलना इतने बड़े संघर्ष के लिए, संविधान में संशोधन करना, वो आप उसे एक टैक्टिकल मूव समझ सकते हैं। जब आपने सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के फ्रेमवर्क से बाहर निकालना है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से कौन से महत्वपूर्ण है, जो संविधान की मूल भावना के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो आपको प्रॉब्लम को आइसोलेट करके एड्रेस करना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि आप माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के कॉन्सेप्ट में जाते क्यों हैं, मुझे लगता है कि इस दृष्टिकोण से भी देखिए, ये पहला कदम है। ये पहला कदम है। हमारे एनआरआई, ओआईसी और भारत के वो लोग जो विदेशों में बसते हैं, उनकी नेचुरल होमलैंड तो भारतवर्ष ही है। इतने दशकों से संघर्ष कर रहे हैं कि उन्हें भी यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप दी गई, उन्हें भी यहाँ पे वोटिंग राइट्स दिए गए, उन्हें भी यहाँ पे पूरे राइट्स दिए गए। हमने कहा कि एकदम सनातन भारत दल के सप्त सिद्धांतों में ये रखा जाएगा, भारत को सनातन धर्मियों के लिए केवल एक नेचुरल होमलैंड, प्राकृतिक राष्ट्र हम घोषित करेंगे, और इस सनातन धर्म ताकि सनातन धर्मी केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में नहीं, विश्व के किसी भी कोने में रह रहा हो, वो यहाँ पे आके अपनी नागरिकता ले सके जब भी उसे लगे। ये नेचुरल होमलैंड है सनातन धर्मी। माइनॉरिटी के संबंध में चूंकि एक एक करके मुझे डील करना है, तो जो संघर्ष हमने की उस संबंध में मैं कुछ बातें रखूं। माइनॉरिटी के संबंध में हमारा पहला जो युद्ध था वो 2016 में शुरू। जम्मू कश्मीर के संबंध में जम्मू कश्मीर के दृष्टिकोण से देखते हुए अपनी एक आवाज उठाई कि जम्मू कश्मीर में मुसलमान जो है वो 2011 के सेंसस के हिसाब से, हालांकि वो शॉर्ट और फर्स्ट सेंसस है, 70% है बहुसंख्यक है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर PIL 489/2016 टाइटल अंकुश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नगर, उसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में हमने जाके बात रखी कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को माइनॉरिटी स्टेटस और माइनॉरिटी स्टेटस के चलते जो माइनॉरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं वो सिस्टम बंद। 2016 से 2018 के बीच में केस का वहां जम्मू कश्मीर में भाजपा और PDP की कोalition गवर्नमेंट थी और केंद्र में भाजपा की अभी की जो सरकार है, मोदी गवर्नमेंट है, वो थी। बीच में इन्होंने एक एफिडेविट फाइल कर दिया कि देखिए पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर में मुसलमान अल्पसंख्यक का दर्जा लेके अल्पसंख्यक के लिए आने वाली स्कीम्स का फायदा उठा रहे हैं। ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, ये एक सेंसिटिव स्टेट। अगर आज हम गैर मुसलमानों के लिए आने वाले हक जो अभी तक मुसलमानों को मिल रहे हैं वो उनसे छीन के गैर मुसलमानों को दे देंगे तो बवाल हो जाएगा, मामला खराब। यानी क्लियरली भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर एक एफिडेविट फाइल किया जिसमें उन्होंने वर्चुअली सुप्रीम कोर्ट के सामने द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री ये कहा कि जम्मू कश्मीर एक स्पेशल इस्लामिक मुस्लिम डोमेन है। यहाँ पे माइनॉरिटी के जो राइट्स है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी से नहीं छीने जा सकते। यहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के राइट्स है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी पिछले 70 साल से है। मामला बहुत सेंसिटिव। हिंदुओं के गैर मुसलमानों के जो हक है वो नहीं दिए जा सकते। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने एक बार 15,000 का, दूसरी बार 30,000 का सरकारों पर जुर्माना लगाया। ये जैसे जैसे आगे बढ़ा, ज्वाइंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ज्वाइंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की इस विषय पे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। उस ज्वाइंट कमेटी ने जब रिपोर्ट नहीं दी तो सुप्रीम कोर्ट ने और झाड़ा और किस तरीके से फिर यहाँ वहां पे जो प्रोसीडिंग्स चलती थी, वहां पे जिस सोच से और जिस तरीके से हम केस को पुश कर रहे थे, बहुत तेज गति से भी तेज चल रहा था, केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बात की। अल्टीमेटली 12 मार्च 2018 को उस ज्वाइंट कमेटी को केंद्र सरकार और राज्य सरकार को घुटनों पे लाने पे मजबूर हमने किया और केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने लिख के सुप्रीम कोर्ट में दिया कि जो इनकी याचिका में कहा जा रहा है वो बिल्कुल ठीक, और जम्मू कश्मीर में अब मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिलेगा। 12 मार्च 2018 को हमारी ये विजय है, लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि आज अप्रैल 2023 है। जम्मू कश्मीर में आज भी डिस्पाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो गैर मुसलमानों के लिए आने वाले हक हैं, जो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध के लिए आने वाले हक हैं, फंडामेंटल राइट्स जिन्हें आप कहते हैं, माइनॉरिटी स्टेटस के करते हैं, वो आज भी भारत सरकार और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन
इलीगल तरीके से मुसलमानों को देगा। इसीलिए हमने कहा कि जम्मू कश्मीर की तो बात तो छोड़िए, हम पूरे देश से ही इस समस्या का निवारण करें। सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी को तो ये हमारे संघर्ष कुछ, जिसके बारे में डिटेल में दूसरे सेशन में बात होगी, था कि माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में कैसे आया और किस तरीके से आने चाहिए। दूसरा हमने कहा कि मंदिर और मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना। दूसरा सत्य सिद्धांत है, सत्य सिद्धांत में आप सब लोग विश्वास रखते हैं, इसलिए यहाँ पे आए हैं, सब लोग जानते भी हैं, सबके मोबाइल में भी है, लेकिन फिर भी आज हमारा पहला अधिवेशन है, इसलिए मुझे अपनी बात रखनी है। मंदिर और मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाना हमारा दूसरा सत्य सिद्धांत रहेगा। और इसके साथ ही कश्मीर स्थित भगवान भास्कर सूर्य भगवान के मंदिर, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी ज्ञानवापी तीर्थ क्षेत्र की पुनर्स्थापना करना एवं सनातन भारत दल, मेरा आपका पूरे दल का भूमिका है। सिविलाइजेशन दृष्टिकोण से आप इसकी सिग्निफिकेंस समझिए, आप सब लोग समझते हैं, इसलिए यहाँ पे आए। जम्मू कश्मीर के संबंध में माता वैष्णो देवी जी के सरकारी नियंत्रण को समाप्त कराने का संघर्ष हमारा ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में चल रहा है। आज पाटीदार कम्युनिटी के कुछ लोग भी यहाँ के आपके बीच में उपस्थित हैं और आपको लेट पहुंचे थे। पाटीदार कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जो संप्रदाय, रिलीजियस डिनोमिनेशन, लीगल टर्म्स में, जिन्होंने माता वैष्णो देवी मंदिर की श्राइन की वहां पे स्थापना की थी 8वीं 9वीं शताब्दी में। और उनके बिहाफ पे स्वयं मैं ही जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में सरकार का माता वैष्णो देवी से सरकारी नियंत्रण समाप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 2021 में उस पब्लिक रिट पिटीशन में जवाब आया, भाजपा की सरकार ने जवाब दिया और सीधे तौर पे कह दिया कि माता वैष्णो देवी मंदिर का कंट्रोल जो है वो हिंदुओं को वापस नहीं दिया जाए। सरकार ने कहा कि सरकार के पास ही इसका नियंत्रण रहेगा। वो मैटर अभी फाइनल स्टेजेस में है। फाइनल प्रोसीडिंग उस मैटर में होनी है, कितना समय लगेगा अभी कहा नहीं जा सकता। 2 महीने में भी हो सकता है, 6 महीने में भी हो सकता है, 1 वर्ष भी लग सकता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बारे में चीजें समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से पूरे भारत से जन समर्थन पूर्ण रहा इस सत्य सिद्धांत को लेकर, आने वाले कुछ समय में इस संघर्ष को भी हम कोर्ट के माध्यम से जीत लेंगे। और अगर नहीं भी हुआ तो फिर 2024 के चुनाव में तो हम जाहिर है, मुझे लगता है कि पूरे भारत वर्ष का उतना सहयोग मिलेगा कि दूसरे सत्य सिद्धांत को 2024 से 29 के बीच में ही हम तीसरा सत्य सिद्धांत जिसके बारे में बहुत हम चर्चा करते हैं, इसी पृष्ठभूमि में हमारा संघर्ष भी रहा, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करने का। कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट हिंदू बहुल जम्मू राज्य को एक इंडिपेंडेंट अलग राज्य बनाने का हमारा तीसरा सिद्धांत है। और ये कोई न समझे कि ये जम्मू कश्मीर की लोकल पॉलिटिकल नीड्स को दृष्टिकोण करके निर्णय लिया गया, नहीं। सनातन के इस्लामीकरण के लिए हिमालय का इस्लामीकरण आवश्यक है, और हिमालय के इस्लामीकरण में नॉर्दर्न इंडिया का इस्लामीकरण इंपॉर्टेंट है। विद इन नॉर्दर्न इंडिया जम्मू संभाग का इस्लामीकरण क्रिटिकल है। और इसी षड्यंत्र के चलते पाकिस्तान, आईएसआई, पैन इस्लामिक जिहादी ताकतें जो उन्होंने जम्मू संभाग का इस्लामीकरण बहुत तेजी से करना शुरू कर दिया। 90 के दशक में हिंदुओं को कश्मीर से निकाला गया, कश्मीर का इस्लामीकरण हुआ, हिंदूहीन कश्मीर हुआ, और उसके बाद डेमोग्राफिक चेंजेस इंट्रोड्यूस करके, डेमोग्राफिक असॉल्ट, डेमोग्राफिक इन्वेजन के माध्यम, लैंड जिहाद के माध्यम जम्मू संभाग का भी इस्लामीकरण। और कहा यह जाता है कि जम्मू संभाग का इस्लामीकरण करने के बाद जम्मू संभाग को एक लॉन्च पैड के तौर पर, एक स्प्रिंग बोर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा हिमालय और सनातन के इस्लामीकरण। तो इतने बड़े हमले का जवाब जो है वो एक सनातन भारत दल देने के लिए खड़ा है। और हम ये कहते हैं कि जम्मू संभाग को अलग करवा के कश्मीर संभाग को छोड़ के इस प्रोसेस को रिवर्स करेंगे, कैसे? सवाल हो, कश्मीर का इस्लामीकरण हुआ, कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, एक केंद्र शासित प्रदेश में उन हिंदुओं को बसाएंगे जो हिंदू नरसंहार के चलते वहां से विस्थापित। एक स्ट्रॉन्ग हिंदू जियोपॉलिटिकल फुटहोल्ड
कश्मीर वैली में स्थापित किया जाएगा। रोशनी कानून के माध्यम से जहां सरकारी जमीनों पे मुसलमानों को बसाने का षड्यंत्र किया गया। 14 फरवरी 2018 का चीफ मिनिस्टर बीजेपी पीडीपी की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती का आदेश, जिसके चलते मुसलमानों को लीगल इम्यूनिटी दी गई जम्मू संभाग में जमीनों पर कब्जा करने के लिए। कह दिया गया 14 फरवरी 2018 के क्लासिफाइड सीक्रेट संदेश में, उस ऑर्डर में, कि अगर कोई मुसलमान जम्मू संभाग में जमीन पर कब्जा करेगा, कोई भी एमएसएसपी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। ये कितना आदेश जारी किया। मान लीजिए कोई परिस्थिति बन जाती है, कोर्ट का आदेश आ जाता है, किसी मुसलमान को किसी एनक्रोच की गई जमीन से हटाना है, कोई एसएसपी पुलिस असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। लीगल इम्यूनिटी दी गई चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री के ऑफिस के द्वारा मुसलमानों को हिंदुओं की जमीनों पे कब्जा करने के लिए। रोहिंग्या और बांग्लादेशीज को केवल जम्मू संभाग में हिंदू बहुल क्षेत्रों में बसाने का काम इस सरकार ने किया, और भारत सरकार उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व। हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स के अराउंड जम्मू संभाग हिंदू बहुल टाउन के अराउंड, कश्मीर में नहीं, यहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशीज को सेटल करने का काम सरकारी तंत्र को इस्तेमाल करके किया गया, डेमोग्राफी को चेंज करके। आपकी रिवरबेड्स, आपकी रिवर की एम्बैंकमेंट्स, आपकी फॉरेस्ट लैंड एक्सक्लूसिवली मुस्लिम इलीगल सेटलमेंट्स वहां पे क्रिएट की गई, स्थापित की गई। इस तरीके से जम्मू संभाग का और पूरे देश का अलग अलग तरीकों से इस्लामीकरण चल रहा है, डेमोक्रेटिक चेंज का प्रोसेस चल रहा है। तो जब ये प्रोसेस जम्मू संभाग में कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी, जो पाकिस्तान और आईएसआई के एजेंट्स, पाकिस्तान और आईएसआई की फ्लैंक्स है, और मुस्लिम ब्रदरहुड के मॉडल पे चलते हुए इंडियन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर घुस के, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को सबवर्ट करके अपने जिहाद के एजेंडा को आगे चलाती हैं, तो क्या ये एकम सनातन भारत दल का दायित्व तो नहीं है कि इस जिहाद के विरुद्ध जंग खड़ी करके छेड़ के घोषणा कर दी जाए कि तुम्हारे कश्मीर को दो हिस्सों में बांटेंगे और जम्मू संभाग को अलग जम्मू संभाग अलग राज्य बनते परिस्थिति ऐसी बनेगी कि सत्ता का कंट्रोल राष्ट्रवादी समाज के हाथ में आएगा। आज सत्ता का कंट्रोल इंडियन स्टेट के अनहोली अलायंस विद द मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कश्मीर के चलते कश्मीरी मुस्लिम हेजेमोनिक टोटलिटेरियन एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में, और ये संवैधानिक तरीके से किया गया। आप ये जानिए कि 370 और 35 जो हमारे संविधान के ही अनुच्छेद थे, वो किस पृष्ठभूमि में संविधान में इंट्रोड्यूस किए गए। आइडिया यह था कि चूंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसीलिए भारत का संविधान यहां पे लागू नहीं होता। आप जानते हैं ना कि 370 और 35 के कारण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता था 370 के चलते। तो उसके पीछे का आइडिया समझिए, चूंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए भारत का, हिंदुओं का, सनातनियों का संविधान यहां पे लागू नहीं होता। चूंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसीलिए इस राज्य का अलग संविधान, अलग झंडा होता, स्टेट विद इन द स्टेट। और क्रिएशन किसकी थी? इंडियन स्टेट। पाकिस्तान या आईएसआई ने पाकिस्तान विद इन इंडिया को क्रिएट नहीं किया। आर्टिकल 370 और 35 के माध्यम से इंडियन स्टेट ने भारत की सेक्युलर पॉलिटी के अंदर एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक मुस्लिम डोमेन को खड़ा किया, और 370 और 35 के माध्यम से उसे संरक्षण दिया और सुनिश्चित किया कि इस मुस्लिम डोमेन में सत्ता की रेंज जो है वो हमेशा कश्मीर बेस्ड मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के पास है। और जम्मू संभाग जो राष्ट्रवादी संभाग था, जो देश के साथ सनातनी खड़ा हुआ समाज था, उसे सेकंड ऑर्डर स्टेटस में, उसे गुलाम बना के रख दिया इस मुस्लिम हेजेमनी ने, और जिसके चलते सत्ता पे कंट्रोल करके ऐसे ऐसे कानून, ऐसे ऐसे आदेश पारित किए गए जहां पे मुसलमानों को लीगल इम्यूनिटी दी जा रही थी कुछ क्राइम्स कमिट करने के लिए, ऐसे क्राइम्स जिसकी इंप्लीकेशन आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा और सनातन पे डायरेक्टली थी। तो जम्मू संभाग को जब हम अलग करेंगे कश्मीर से इस पृष्ठभूमि में, तो हम इस षड्यंत्र को तोड़ेंगे, दिल्ली और कश्मीर की इस अनहोली अलायंस को तोड़ेंगे। दिल्ली और कश्मीर का अनहोली अलायंस जो 370 और 35 के बाद भी लगातार चल रहा है, 370 और 35 को बैकडोर से रीइंट्रोड्यूस करके उस अलायंस को तोड़े। मैं अपने अगले तत्व सिद्धांत पे आऊं, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि 370 और 35 की एप्रोगेशन के बाद
जम्मू कश्मीर में पॉलिसी इंटरवेंशन के चलते 370 और 35 को बैकडोर से री इंट्रोड्यूस कर दिया गया। हम किसी गलतफहमी में न रहे, हम किसी गलतफहमी में न रहे कि 370 35 से खत्म हो गया। 370 35 से निष्क्रिय कर दिया गया संविधान से, लेकिन बैकडोर से इंट्रोड्यूस कर दिया गया। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, 370 और 35 के चलते भारत का नागरिक, यही परिस्थिति थी ना कि वहां पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता था। 370 और 35 के चलते यही परिस्थिति थी ना कि जम्मू कश्मीर में कोई भारत का नागरिक जमीन या प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता था। तो 370 और 35 के खत्म होने के बाद जब कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट से सरकार पे दबाव आया तो इन्होंने दो इंटरवेंशन। पहली इंटरवेंशन ये कि इन्होंने डोमिसाइल लॉ बनाया और कानून में संशोधन करके कह दिया कि जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियां केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जो जम्मू कश्मीर में लगातार 15 साल से रह रहे हैं। भारतीय नागरिकों को नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी भारतीय नागरिक 15 साल से लगातार जम्मू कश्मीर में तो नहीं रह रहा। तो डोमिसाइल का कानून इंट्रोड्यूस करके नौकरियां इस तरीके से छीन दी गई भारतीय नागरिकों का। जम्मू कश्मीर का कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर फॉर्म भर के पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सरकारी नौकरी ले सकता है, लेकिन 370 के चलते भारत का कोई नागरिक जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी नहीं ले सकता था। और 370 और 35 के कारण ये था, लेकिन खत्म करने के बावजूद भी इस तरीके से इंट्रोड्यूस करके ये फिर से एक बैरियर मुस्लिम अपीजमेंट के चलते, तुष्टीकरण जो ग्रेजुएट हो गया, तृप्तिकरण पे उसके चलते इंट्रोड्यूस कर दिया गया। दूसरा, जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको पहले परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट लाना पड़ता था। अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंट होने का सर्टिफिकेट है तो जम्मू कश्मीर में आप घर खरीद सकते थे, मकान बना सकते थे, जमीन खरीद सकते थे, प्रॉपर्टी बाय कर सकते थे। आज वहां पे भारत सरकार ने पुनः कश्मीरी मुस्लिम टोटलिटेरियन हेजेमोनिक एंटी इंडिया एस्टैब्लिशमेंट के प्रेशर के चलते एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट नाम की एक चीज इंट्रोड्यूस कर दी। परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट अब रिप्लेस हो गया एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट से। किसी भारतवासी को जम्मू कश्मीर में अगर जगह खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, जमीन खरीदनी है, तो उसे सबसे पहले तहसीलदार से एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और तहसीलदार एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट कभी देगा अगर आप या आपकी फैमिली ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी या जमीन होल्ड करती है। तो कॉन्सिक्वेंशली 370 और 35 के चलते आप होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन अब ये शर्त रख दी गई कि ऑलरेडी अगर आपके पास जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी है तो ही आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो 370 और 35 को बैकडोर से इंट्रोड्यूस कर दिया गया दोनों तरीकों से। भारत की नागरिकता लेने के लिए किसी यूएस या कैनेडियन सिटीजन को नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से अधिकतम 11 वर्ष लगेंगे, लेकिन किसी भारतवासी को जम्मू कश्मीर में नौकरी लेनी है तो उसे 15 वर्ष वहां कर देना। तो 370 35 से बैकडोर से वापिस। और जैसा मैंने पहले बताया कि 370 और 35 के उस अरेंजमेंट के चलते तय किया गया था कि जम्मू कश्मीर में सत्ता केवल कश्मीरी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट को दी जाए। उस समय की सोच थी कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जिसने हिंदू मेजॉरिटी कंट्री का दामन 1947 में थामा, पाकिस्तान का दामन नहीं थामा। तो जम्मू कश्मीर में अगर डेमोक्रेसी का चेहरा मुसलमान होगा तो दुनिया को हम बता सकते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म की कितनी बड़ी विक्ट्री है। और इस अरेंजमेंट के चलते हिंदुओं की, सनातनियों की बलि थी। उन्हें गुलाम बना दो उन जिहादियों का, उन्हें गुलाम बना दो उन पैर इस्लामिस्ट ताकतों का जो मुस्लिम ब्रदरहुड के मॉडल के चलते पॉलिटिकल पार्टीज का चोला पहन के जिहाद को आगे बढ़ाने का काम कर रही है पिछले 70 सालों में भी होगा। तो अरेंजमेंट था जम्मू कश्मीर में सत्ता की बागडोर केवल कश्मीरी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में ही रहेगी। अब आप 370 और 35 से खत्म होने के बाद देखिए, जिसमें ये बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट करने का, चेंज करने का समय आया, तो भारत सरकार ने देखिए कैसे जम्मू संभाग और सनातन समाज की पीठ में छुरा घोंपा। आपको समझ आ जाएगा इसी बात से कि जब डिलिमिटेशन शुरू हुई, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ, अब तय होना था कि जम्मू संभाग जो 10 जिले हैं, कश्मीर संभाग जो 10 जिले हैं और जम्मू संभाग जो 3 गुना बड़ा है कश्मीर से। जम्मू संभाग को विधानसभा में कितनी सीटें मिलेगी और कश्मीर संभाग को विधानसभा में कितनी सीटें मिलेगी। तो हमने ये कहा, क्योंकि आप जानते हैं कि एकजुट जम्मू पार्टी वहां पे संघर्ष कर रही थी, मैं प्रेसिडेंट और अभी फिर हमने परिवर्तन किया है तो हमने डिक्लेयर्ड एज अ पैन इंडिया पार्टी।